इस मूवी में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल को जहाँ रीम नामक लड़की और उसका दोस्त जिसका नाम बोंगिल होता है जो एक नन्हे बच्चे को देख रहे होते हैं क्योंकि पता नहीं उस बच्चे को क्या हो गया था। डॉक्टर्स साइकेट्रिस्ट कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है, इसकी बीमारी कौन सी है। इसलिए इन दोनों को बुलाया गया होता है जिससे ये पता चलता है कि ये दोनों घोस्ट हंटर्स हैं और ये बच्चा आम इंसान का ना होकर लॉस एंजलिस के बहुत बड़े रॉयल फैमिली का इकलौता वारिस है जिसका हाफ एम्पायर कोरिया में भी होता है और इसके पापा मुंह मांगी कीमत देने रेडी होते हैं सिर्फ इस बच्चे की सलामती के लिए। फिर हमें इसकी बीमारी का पता चलता है कि इसे अभी कुछ मेडिसिन से सुलाया गया है लेकिन ये जब से पैदा हुआ है तब से रोता जा रहा है। इसका कारण डॉक्टर्स भी नहीं लगा पा रहे। अब हम रिम को देखते हैं उस नन्हे बच्चे पर रिचुअल करते हुए जहाँ वो कुछ ऐसा कहती है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि ऐसी बीमारी शायद इसके दादाजी या फिर पिता को भी है, जो सुन चेयरमैन यानी बिजनेसमैन की फैमिली थोड़ा शॉक हो जाती है और आपस में धीमी आवाज में कुछ बोलने लगती है। अब हम पार्क जियोन को देखते हैं जहाँ रिम उनके घर होती है यानी उनके बेटे, जहाँ वो उन्हें अपने फैमिली के राज बोलना चालू कर देता है। जहाँ वो बताता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर ली थी जो मेंटल हॉस्पिटल में था। जहाँ वो बताता है कि वो उसके पीछे कोई शैतान पड़ा है कहता था और उसी के डर से उसने एक दिन अपनी जान ले ली और शायद अब वही शैतानी आत्मा उसके फैमिली के भी पीछे पड़ी है। रिम उसे पूर्वजों से आया हुआ श्राप कहती है जैसे वो आपसे दुखी हो और इसलिए ऐसा कर रहे हो। पार्क उससे उसका उपाय पूछता है जहाँ वो उसे पैसों का सही दाम लगाकर रखने के लिए कहती है जो पार्क भी मान जाता है। अब हम तो जानते हैं रॉयल फैमिली है, इनको क्या पैसों की कमी। अब हम रिम को देखते हैं जो अपने सीनियर घोस्ट हंटर जिनका नाम किम सादोंग होता है उनके पास हेल्प लेने आती है जो पैसों का भूखा रहता है पर वो घोस्ट हंटिंग में एक्सपर्ट था और उनके बिना ये अपना काम अकेले नहीं कर सकती थी। वो वास्तुशास्त्र का एक्सपर्ट था, उसे वास्तुशास्त्रानुसार जमीन और दिशाओं का बहुत ज्यादा नॉलेज था। जहाँ उनका एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम योंगुसा बताया गया है। अब हम रिम को देखते हैं जो कोरिया आई होती है उनके पास वो केस लेकर, जहाँ वो उनसे पूरे 3 साल बाद मिल रही होती है। अब किम भी कहते हैं कि तुम आई हो यानी पैसों की बू आ रही है। जहाँ रिम हंसते हुए हाँ में जवाब देती है। देखा, जैसे मैंने कहा था पैसों का भूखा। वो उन्हें उस केस के बारे में बताती है जहाँ वो बताती है कि यूएसए की रॉयल फैमिली है जो बहुत अजीब है और वो कोरियन है लेकिन सिटीजनशिप यूएसए की है। जहाँ उनके परिवार में एक श्राप है कि जो भी वारिस होगा वो मारा जाएगा, फिर वो पिता बेटा दोनों क्यों ना हो। यहाँ हम देखते हैं कि पार्क अपने ग्रैंडफादर की कब्र को तोड़ने वाला था क्योंकि रिचुअल जो करना था। जहाँ उसकी आंट उसको साफ मना कर देती है और वो ना करने की सलाह देती है, जहाँ पार्क नहीं सुनता। नेक्स्ट डे हम मूवी के सीन को देखते हैं जहाँ किम सोदोंग को पैसों की जरूरत थी, जहाँ उससे अपनी बेटी की शादी के लिए चाहिए थे। उसका असिस्टेंट योंगुसा भी बोलता है कि रॉयल फैमिली तो बहुत ज़्यादा अमीर है, हमें 500 मिलियन दे रही है। जहाँ किम सादोंग बोलता है उन्होंने और इससे ज़्यादा दिए होंगे जो रिम ने भी लिए होंगे और फिर बचा कुचा हमारे पास आया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क और किम को कार में देखते हैं जहाँ उनकी बातचीत चल रही थी, जहाँ वो उन्हें बताता है कि हमारा काम रिस्की है और आपको करना ही होगा, ऐसी डील हुई है, आपको हमें हर हाल में उस शैतान से मुक्ति देनी होगी। जहाँ पार्क की बात सुन किम सादोंग राजी हो जाता है और तो और पार्क ये भी कहता है कि उसकी आंट और पूरी फैमिली इस रिचुअल के खिलाफ है तो हमें ये काम जल्दी करना होगा। अब हम सबको मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर के दफन करे एरिया में देखते हैं जहाँ वो पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन हम किम सादोंग को डाउट में देखते हैं जहाँ वो मन में सोचता है कि आखिर इस कब्र का राज क्या है जिसके खिलाफ ये सारे लोग खड़े हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कई सारी विचित्र घटनाएं देख हैरान हो जाते हैं। कब्र एक घने सुनसान जंगल में थी। वास्तु दोष, कब्र जहाँ थी वहाँ बहुत सारी लोमड़ियाँ थी जो एक बड़ा अपशगुन है और बहुत भयंकर डर का इशारा करता है। किम सब मनहूस चीजें देख पार्क से पूछता है कि आपको इस जगह का पता किसने बताया, जहाँ मिस्टर पार्क कहता है कि एक बहुत बड़े साधु ने बताई। वो हमारे पारिवारिक साधु थे, उन्होंने ही जमीन बताई। उन साधु का नाम गिसुन था। किम उसे बोलता है कि गिसुन, ये नाम उसने फर्स्ट टाइम सुना है, ये तो बहुत अनोखा नाम है, पर आप तो रॉयल फैमिली से है तो कब्र का पत्थर इतना हल्का क्यों। यहाँ से हमें पता चलता है कि किम को यहाँ कुछ अजीब लग रहा था और अगर इस केस को ज़्यादा गहराई में सॉल्व करने लगे तो जान तक बात आ जाएगी, इसलिए वो इस केस को नहीं करेंगे बोलते हैं। रिम उसका रीज़न पूछती है जहाँ वो कुछ ना बताते हुए चले जाते हैं। जहाँ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ किम कहते हैं कि ऐसा केस मेरे लाइफ का पहला केस है, ये बहुत मनहूस जगह है। जहाँ पार्क भी वही होता है और मेरे बच्चे को बचाने की मांग रखता है। जहाँ किम कहता है आप जिस साधु की बात कर रहे हैं उसने आपको जानबूझकर वहाँ फंसाया है और इसमें जो बीच में पड़ेगा वो भी मारा जाएगा। जहाँ रिम रिचुअल्स करने का बताती है जो रिस्की था पर इम्पॉसिबल नहीं। आखिर हम देखते हैं कि किम मान जाता है। नेक्स्ट डे हमें वही जंगल दिखाया जाता है जहाँ वो रिचुअल्स परफॉर्म होने वाला था, जिसमें 5 सुअर को लाया जाता है जो निगेटिव पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके और तो और 5 ऐसे इंसानों को बुलाया जाता है जिनकी राशि में सर्पदोष हो, जो खुदाई कर वो कब्र में से कॉफिन बाहर निकाल सके। अब हम देखते हैं रिचुअल करने की जिम्मेदारी रिम पर होती है और वो 5 लोग कब्र खोदने लगते हैं। अब हम देखते हैं इन्हें कॉफिन हाथ लग जाता है।
वही रिचुअल्स के टाइम मिस्टर पार्क की भी आंट वहां आ चुकी होती है। अब हमें ताबूत दिखाया जाता है जो सिर्फ शाही परिवार ही उसे यूज कर सकते थे। उस ताबूत को कार में रख कब्रिस्तान लेकर जाने की तैयारी करते हैं जहां उसे जला सके। अब हम उन 5 आदमियों को देखते हैं जिनको वो गड्ढा वापस भरने को कहा जाता है, पर वो उसमें कहीं कुछ खजाना मिलता है या नहीं ये देखने लगते हैं। वहीं एक आदमी गड्ढे को खोद रहा था जहाँ उसके पैर के पास एक सांप दिखता है, जहाँ वो उस सांप को मार देता है। जब हम उसका मुंह देखते हैं कि सांप का मुंह इंसान जैसा है, और जब उस आदमी ने सांप को मारा था तो जहाँ हम उसका मुंह देखते हैं कि सांप का मुंह इंसान जैसा है, ये देख वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और जब उस आदमी ने सांप को मारा था तो सांप में से इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ रिम ने भी सुन ली होती है। अगले ही पल जोरों की बारिश होने लग जाती है, जहाँ किम कहता है कि ये अपशगुन का इशारा है और बारिश के टाइम हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इसलिए अब वो उस कॉफिन को लेकर हॉस्पिटल के मुर्दा घर के लिए जाते हैं। कॉफिन को कुछ देर वही रख सब खाना खाने जाते हैं, जहाँ किम भी अपनी कार लिए उस जंगल के पास आता है जहाँ एक मंदिर होता है और उन पुजारी को उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो किम को बताता है कि सब लोग वहाँ बहुत बड़ा खजाना है कहते हैं, जहाँ वहाँ बहुत से चोर चोरी करने भी आए हैं, पर अभी तक कोई जिंदा बचकर वापस नहीं लौटा। उनका सामान मिला है सिर्फ। अब यहाँ मुर्दा घर में जो कब्र होती है यानी वो कॉफिन, उससे वॉर्डमैन खोलने की कोशिश करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर इसमें क्या है जो ये सारे लोग इसकी इतनी सुरक्षा कर रहे हैं। तभी रिम और बोंगिल वही आते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। उस वॉर्डमैन ने कॉफिन को थोड़ा ओपन कर लिया था, जिसमें से अचानक जब रिम आती है तब उसमें से एक इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी उसमें से निकल कर उससे धक्का देकर चली जाती है, जहाँ रिम को बहुत बड़ा झटका लग जाता है जो रिम साफ साफ फील कर चुकी थी, और वही वो बेहोश हो जाती है। ये इस बात का संकेत था कि रिम के पास से कुछ तो बहुत ताकतवर शक्ति गई है। अब पाक के पिता का सीन देखते हैं, जिन्हें विंडो के पास कुछ दिखता है जहाँ जोंग सू मेरे बच्चे आवाज़ आती है। ये आवाज़ उनके पिता की होती है, जहाँ वो बोलते हैं कि मुझे अंदर आने दो। जहाँ मिस्टर पार्क के पिता खिड़की खोल देते हैं। जैसे ही खिड़की खुलती है वहीं पर वो मारे जाते हैं, और ये और कोई नहीं वही आत्मा होती है। अब यहाँ रिम एक रिचुअल परफॉर्म करती नजर आती है, जहाँ वो उसी शैतानी आत्मा को बोंगिल के शरीर में लाने का ट्राई करती है, जहाँ वो कामयाब भी हो जाती है। वो आत्मा उसे कहती है कि वो उसके सारे बच्चों को अपने साथ ले जाने वाली है, जहाँ रिम उसे ना करने का कहती है, लेकिन तब तक वो आत्मा बोंगिल का शरीर छोड़ चुकी होती है। अब हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, जहाँ उन्हें किम का कॉल आता है कि वो उन्हें सावधान रहने को कहता है। मिस्टर किम कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक कहीं ना जाना। इसी बीच उसके दरवाजे पर नॉक होता है, जहाँ पूछने पर बाहर किम होता है जो जल्दी दरवाज़ा खोलने को कहता है। तब मिस्टर पार्क किम के साथ कॉल पर ही होता है और पूछने लगता है क्या आप मेरे कमरे के बाहर हो, जहाँ फ़ोन पर मिस्टर किम उसे डोर ना खोलने को कहता है क्योंकि वो एक आत्मा है आपके ग्रैंडफादर की और आपको मार डालने को आई है, ऐसा वो कहता है। आप ऐसा कीजिए, आप विंडो से भाग जाइए क्योंकि डोर पर तो आत्मा खड़ी है। जैसे ही मिस्टर पार्क विंडो खोलते हैं वो उसी आत्मा से मारे जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जो फ़ोन पर मिस्टर किम था वो आत्मा थी और जो डोर के पास जो किम था वो रियल मिस्टर किम था। वही हम रिम और किम के असिस्टेंट को देखते हैं जो उसी कॉफिन को कार में रखते हैं और शमशान की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जहाँ कॉफिन को जलाने के लिए छोड़ देते हैं। तभी किम विदाउट परमिशन कॉफिन को नहीं जला सकते कहते हैं और वही कॉफिन को जलाते रुक जाते हैं। वहीं वो मिस्टर पार्क की फैमिली को मिस्टर पार्क का इंसिडेंट बताते हैं, जहां वो अब नहीं रहा कहते हैं, और तो और उस कॉफिन को जल्दी जलाने का भी कहते हैं, नहीं तो अब उनका वारिस जो नन्हा बच्चा होता है वो भी मारा जाएगा। मिस्टर पार्क की माँ से परमिशन ले वो उस कॉफिन को जला देते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस ग्रैंडफादर की आत्मा जो ऑलरेडी उस बच्चे को मारने आई थी वो उसे हाथ नहीं लगा पाती और गायब हो जाती है। अब सब लोगों को लगता है कि केस सॉल्व हो गया, पर मिस्टर किम को पता चल जाता है कि जो 5 लोग कब्र खोदने आए थे उनके साथ भयानक हादसे होने चालू हो गए हैं, जहाँ पर वो आदमी जिसने सांप को मारा था उसकी हालत तो बहुत ही नाजुक है। जहाँ किम उसे मिलने चला जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि जब वो खुदाई कर रहा था तो वहाँ उसने सांप को देखा और वो बिल्कुल इंसानी मुंह का था और उसने उसे मार दिया, पर तब से उसे भयानक सपने आने चालू हो गए हैं। वो आत्मा उसके पीछे पड़ी है, जहाँ उसे प्लीज़ बचा लीजिए कहता है। तब मिस्टर किम ये सब देख पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। अब मिस्टर किम भी वही जाते हैं जहाँ कब्र थी। जब वह खड्डे में जाकर उस सांप को देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो अपनी टीम को भी वही बुला लेते हैं क्योंकि उसे पता था कि उस ज़मीन के नीचे कुछ और भी है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो अपनी टीम आने तक खुदाई करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उसे और एक कब्र मिलती है। अब किम और उसकी टीम उस कॉफिन को देखते हैं जो सीधा था और बहुत ज़्यादा पैक था, और वो बिल्कुल भी रॉयल फैमिली की कब्र के नीचे थी। अब वो देखते हैं जैसे ही वो ताबूत यानी कॉफिन को बाहर निकालते हैं तो वहाँ की सारी लोमड़ियाँ वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर किम के असिस्टेंट जो योंगसू होता है वो कहता है कि ये इंसान का कॉफिन नहीं लगता। वहाँ रात हो चुकी थी। वो जल्द से जल्द उस कॉफिन को ले मंदिर में जाते हैं, जहाँ मिस्टर पार्क की फैमिली को भी बुलाया जाता है। तब तक उस कॉफिन को मंदिर में एक रूम में रखा जाता है, जहाँ उसके साइड में चावल डालकर एक बॉर्डर की गई होती है, क्योंकि मंदिर के पुजारी को कॉफिन में कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ था। जहाँ रिम भी बोलती है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। अब हम मिस्टर पार्क की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पार्क की माँ उस कॉफिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी।
जहाँ मिस्टर किम बताते हैं उस कब्र पर एक नाम लिखा है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का। दरअसल अब हमें पता ये चलता है कि जब जापान ने कोरिया पर कब्जा किया था तब मिस्टर पाक की माँ के पिताजी ने इस देश को बेच दिया था, इसलिए गिसु ने इसकी सजा आपके पिता को दी। जहाँ पाक की माँ हाँ में जवाब देकर जल्दी से उस कॉफिन को जलाने को कहती है। वो उन्हें पैसे भी देंगी बोलती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि उस सांप का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि उसे शांति मिले और उस 5 आदमियों में से एक आदमी को जिसने उसे मारा था उसे ना सता पाए। और फैसला हो जाता है कि अगले दिन सुबह उस कॉफिन को भी जला देंगे। अब हमें गिसुन का पता चलता है कि वो नॉर्मल इंसान ना होकर मैजिशियन यानी तांत्रिक था। अब हमें पुजारी को दिखाया जाता है जहाँ उसे भी उस शैतान ने बड़े बहरे से कलेजा निकालकर मार डाला होता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो चावल की वजह से कॉफिन में से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने छत तोड़कर अपना रास्ता खुद बना लिया। पोंगिल जो पुजारी के साथ मंदिर में था उसके सपने में पुजारी आता है जहाँ अपने मृत्यु का बताता है। वो जल्दी से नींद छोड़ पुजारी के पास जाता है जहाँ वो अपने रूम में नहीं था। अब हम देखते हैं कि पोंगिल रिम को बुलाता है और दोनों उस पुजारी को ढूंढने लगते हैं जहाँ वे देखते हैं कि वे शैतान उस पुजारी को कैसे दर्दनाक मौत देकर मार रहा था। ये देख वे दोनों भी बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वही शैतान को वे लोग दिख जाते हैं जहाँ बोंगिल उसके शरीर में रॉड घुसा देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। अब वो रिम को वहां से भाग जाने को कहता है जहाँ रिम भी भागने लगती है। शैतान बोंगिल को उठाकर पटक देता है और रिम के पास जाता है और अचानक से खुद को आग लगा देता है और वहां से उसे कुछ न करते हुए उठ जाता है। रिम रोते बोंगिल के पास जाती है और बहुत ज्यादा रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम और रिम हॉस्पिटल में थे। अब बोंगिल तो खतरे से बाहर था लेकिन वो उठ नहीं रहा था। तब रिम समझ जाती है कि बोंगिल को शैतान कंट्रोल कर रहा है और वो बताती है कि वो आत्मा और जानवर के बीच बना एक शैतानी राक्षस है। वो एक दानव है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ किम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस कॉफिन को निकाला, उसकी वजह से पुजारी मारा गया और बोंगिल पर खतरा आया। यहाँ किम को देखते हैं जो कुछ बुक्स पढ़ उसी कब्र वाली जगह जाता है जहाँ खुदाई कर रहा होता है, पर जमीन में से कुछ आकर अपना चेहरा दिखाते हुए उस पर हमला कर देता है। जहाँ किम बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रिम को आकर वो बताता है कि वो प्लेस उस दानों की है जहाँ उसको कोई बाहर ना निकाल सके, इसकी वजह से एक और कब्र यानी मिस्टर किम के दादाजी की कब्र रखी थी और जो चोर आते उस शैतान को ही निकालने आते थे जिससे वो दानव जिंदा हो सके। जहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि वो दानव जापान की आयरन रॉड की रक्षा करता है, जहाँ पर जापान वालों ने जानबूझकर वहां गड्ढा खोदा था जिससे कोरिया की पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देती है। और वो दानव जापानी गिसुन है जो कोरिया में जासूस बने हुए आया था, जिसके साथ मिस्टर पाक के दादाजी से उसने अच्छे संबंध बना लिए थे। मिस्टर पाक के दादाजी ने उसके साथ धोखा किया था, इसलिए उसे उन दोनों को वहां दफन किया जो बहुत ही मनुष्य जगह थी। अब उनका प्लान ये था कि उस आयरन रॉड को निकालकर उसे खत्म करना होगा, तभी उस शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। फिर हमें बोंगिल का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो रही थी। तब हम देखते हैं कि रिम ने उसके पूरे बॉडी पर मंत्र लिखे होते हैं, पर जहाँ उसने नहीं लिखा था शैतान वही हमला कर देता है। किम के पूछने पर वो इस मंत्र का नाम बुद्धिस्ट मंत्र बताती है। नेक्स्ट डे वो तीनों भी अपने बॉडी पर वही बुद्धिस्ट मंत्र लिख वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि दानव सिर्फ आधी रात को ही निकलता है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने उसका ध्यान बटाने के लिए मछलियां डालकर उसे गड्ढे से दूर कर लिया होता है जहां वो आयरन रॉड ढूंढ सके, पर शैतान को मछलियां खाते दूर आकर पता चल जाता है और वो उड़कर आग का गोला बन वहां चला जाता है जहाँ किम और योंगसू होते हैं, क्योंकि रिम तो मछलियां डाल उसका ध्यान बटा रही थी। अब हमें पता चलता है कि आयरन रॉड तो वहाँ थी ही नहीं। अब गड्ढे में मिस्टर किम थे जहाँ दानव आता है, क्योंकि आयरन रॉड वहाँ नहीं है ये संदेश लिए योंगसू रिम के पास आया था। अब हमें गड्ढे में मिस्टर किम को दिखाया जाता है जहाँ दानव भी आता है और उनको देख बोलता है जो मंत्र उन्होंने लिखा है वो उसे पिछले 500 सालों से याद कर रहा है, यानी उपासना कर रहा है। तभी वो मिस्टर किम के पेट में अपना हाथ घुसा देता है। रिम और योंगसू किम को बचाने आते हैं जहाँ पवित्र अश्व का खून डाल उसे बेहोश करते हैं और किम को ले जाने लगते हैं, पर दानव तो फिर से होश में आ जाता है और किम को उठाकर फेंक देता है। रिम एक शमन थी तो उसे पता चल जाता है कि आयरन रॉड शैतान के बॉडी में है, जहाँ रिचुअल्स कर उसके बॉडी में घुसाकर उसे गड्ढे में छोड़ दिया था। किम भी समझ जाता है कि इसमें आयन और अग्नि की शक्ति है, तो इसके लिए वो लकड़ी और पानी से कमजोर किया जा सकता है, ऐसा वो बताता है। जहाँ वो जल्दी से लकड़ी का टुकड़ा उसके पैर में घुसा देता है, जहाँ दानव दर्द से तड़पने लगता है। अब किम जख्मी हालत में होते हुए भी पवित्र अश्व के खून में लकड़ी डुबाकर उसके शरीर में तब तक घुसा देता है जब तक वो मर नहीं जाता। यहाँ बोंगिल भी ठीक हो जाता है। यहाँ रिम और किम शैतान को मार डालते हैं। जैसे ही वो शैतान मारा जाता है, रिम और योंगसू किम को लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ 3-4 दिनों के बाद उसे होश आता है और वो खतरे से बाहर भी हो जाता है और यहाँ सब लोग खुश दिखाई देते हैं। अब मूवी के लास्ट में हम मिस्टर किम की बेटी की शादी को देखते हैं जहाँ रिम, बोंगिल, योंगसू सब प्रेजेंट थे और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।